Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज से क्या मीनिंग है? अभी हम RNCC के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जो कि क्या है, RNCC का ऑफिशियल ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे हम अभी हमारी RNCC की स्पेशल नोट सेट के लिए टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है। उसके अंदर हम डेली का 2 टेस्ट पेपर हम लाइव रखते हैं, 200 MCQs के, ठीक है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। उसके अंदर आपके लाइव टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके वो पेपर होगा 3 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग भी अपने अकॉर्डिंग टू एम्स रखी है, ओके। और क्वेश्चंस भी सारे एकदम हमने टॉप नॉच रखे हैं, ताकि जो प्रायोरिटी रहती है एम्स की उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू बनाए हैं। जो टॉपिक्स वो चूज़ करता आ रहा है उस टॉपिक्स को लेके हमने एमसीक्यूज बनाए हैं। तो एमसीक्यूज भी काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे। और बाकी 50 एमसीक्यू पेपर ऐसे हैं जो हम आपको साथ में देते हैं, उसके जो रेंडम आप कभी भी अपने हिसाब से एमसीक्यू उनका सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गई टेस्ट सीरीज़ की बात। तो बाकी आज का अपना सेशन रहेगा वो अगेन एक टॉपिक रहेगा, ठीक है। टॉपिक के साथ साथ में अपन उस टॉपिक के एमसीक्यू भी देख लेंगे। तो आज फिर से हम 2 से 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। एम्स में एमसीक्यू बनते हैं उन टॉपिक्स में से। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, द नर्स इज रिव्यूइंग द फिजिशियंस ऑर्डर रिटर्न फॉर मेल क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। ठीक है, एक नर्स है, वो क्या कर रही है, फिजिशियन के ऑर्डर को क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है, पढ़ रही है, वापस देख रही है जो ऑर्डर लिखा हुआ है फिजिशियन के द्वारा। और क्लाइंट कैसा है, एडमिट हुआ है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस क्लाइंट को हुआ है और क्लाइंट एडमिट हुआ है। विच फिजिशियन ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन इफ नोटेड ऑन द क्लाइंट चार्ट। कौन से फिजिशियन ऑर्डर के लिए नर्स फिजिशियन से क्वेश्चन करेगी, जो क्लाइंट चार्ट में अगर वो लिखा होगा तो फिजिशियन से नर्स क्वेश्चन करेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, किसके लिए क्वेश्चन करेगी? अनप्योर स्टेटस के लिए, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट के लिए, मॉर्फिन सल्फेट फॉर पेन के लिए, या फिर एन एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन। इसके लिए जो है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में क्या कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है, तो नर्स क्या करेगी, उसके लिए क्वेश्चन पुट ऑन करेगी। तो आप सभी ने अपना आंसर गेस कर लिया होगा। तो अभी अपन टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं, पैनक्रियाटाइटिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीआईटी से, और एमसीक्यूज भी खूब सारे बनते हैं इस टॉपिक में से, ठीक है। पैनक्रियाटाइटिस होता क्या है, तो देखिए, सडन इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज का अगर सडन इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाटाइटिस। और सडन हो रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, एक्यूट, ठीक है। एक्यूट में क्या होता है, सडन इन्फ्लामेशन, और नॉर्मल पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज। अब देखिए पैनक्रियाज से क्या एमसीक्यू बनते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इट इज द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव प्लस एंडोक्राइन, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का ये ऑर्गन है। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में किस प्रकार वर्क करता है, अगर ये एंडोक्राइन है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका वर्क रहेगा वो कैसा रहेगा, एक्सोक्राइन के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे जो डक्ट्स वगैरह रहती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में वगैरह ओपनिंग वगैरह हो जाती है। एंडोक्राइन में अगर वो हार्मोन्स वगैरह का रहता है वो एंडोक्राइन से अपना ये वर्क कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एमसीक्यू आपसे पूछे, सिंपल एमसीक्यू अगर पूछ ले एम्स, तो स्ट्रक्चर कैसी होती है, जे शेप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और इसके बाद में 12 to 18 सेंटीमीटर ये लॉन्ग रहता है। नेक्स्ट, इसके कहाँ से एमसीक्यू बनता है, हेड, हेड रहता है इसमें, और बॉडी रहती है। दूसरा इसमें क्या रहता है, टेल, ठीक है। ऐसे 3 पार्ट में हमारे पास में क्या रहता है, पेनक्रियाज रहता है। तो देखिए एमसीक्यू कहाँ से बनता है, एमसीक्यू बनेगा हेड से और टेल से। तो क्या बनेगा, हेड से क्या बनेगा, मोस्ट कॉमन कैंसर अगर पेनक्रियाज में होगा तो वो कहाँ का होता है, पेनक्रियाटिक हेड में, ठीक है। मोस्ट कॉमन कैंसर अगर होता है तो कहाँ पे होगा, पेनक्रियाटिक हेड में, ठीक है। एमसीक्यू पूछा हुआ है। इसके बाद में देखिए टेल, टेल से क्या एमसीक्यू बनेगा, यहाँ पे क्या रहता है, पेनक्रियाटिक आइसलेट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, जिनको हम क्या कहते हैं, लैंगरहैंस,
ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस कहाँ प्रेजेंट रहती है, टेल में। अब लैंगरहैंस में क्या रहता है, अल्फा सेल प्रेजेंट रहती है एंड बीटा सेल प्रेजेंट रहती है एंड थर्ड वन डेल्टा सेल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो लैंगरहैंस में जो लैंगरहैंस यहाँ पे जो है वहाँ पे क्या रहता है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या एमसीक्यू बनेंगे, तीनों सेल से एमसीक्यू बनते हैं और लैंगरहैंस से भी एमसीक्यू बना हुआ है। तो अल्फा सेल क्या सीक्रेट करेगा, सीक्रेट सीक्रेट ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है, ग्लूकागोन को सीक्रेट करता है। बीटा सेल किसको सीक्रेट करता है, इंसुलिन को सीक्रेट करेगा। एंड डेल्टा हार्मोन, डेल्टा सेल किसको सीक्रेट करता है, सोमेटोस्टेनिन। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सीक्रेशन कहाँ से होता है, डेल्टा सेल से। तो तीनों सेल और तीनों सेल के फंक्शंस। ओके, ये हो गया क्या पार्ट, एंडोक्राइन। पेनक्रियाज का कौन सा पार्ट हो गया, एंडोक्राइन पार्ट। अब इसका हम देख लेते हैं क्या, एक्जोक्राइन। भाई पेनक्रियाज एक्जोक्राइन किस प्रकार से फंक्शन करता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, सबसे पहला पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में काम में आता है। सेकंड वन, यहाँ पे क्या रहता है, एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज क्या रहता है आपने यहाँ पे, पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करने के लिए। थर्ड वन एमसीक्यू है सारे, ठीक है, ध्यान में रखना। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को। एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, पॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या रहता है, ट्रिप्सिनोजन। तो ट्रिप्सिनोजन क्या किसको डाइजेस्ट करने में काम में आता है, प्रोटीन। तो तीनों ही मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज आते हैं। शॉर्ट जैसे वन लाइनर एमसीक्यू पूछता है एम्स, इनमें से बनते हैं। ठीक है, एमसीक्यू बनते हैं इनमें से, इसीलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ मैं इस टॉपिक को। नहीं तो एनाटॉमी मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में नहीं पढ़ाई है। अब देखिए एक एमसीक्यू मैंने देखा है इसमें, इसकी ब्लड सप्लाई से एम्स एमसीक्यू पूछता है। ब्लड सप्लाई के बारे में एमसीक्यू एम्स पूछता है। तो ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई कौन करता है, स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेस। ठीक है, अब यहाँ से एमसीक्यू आपसे पूछेगा तो वो क्या पूछेगा कि हेड को सप्लाई कौन करती है। तो हेड यहाँ पे स्प्लेनिक ब्रांच ऑफ आर्टरी सप्लाई नहीं करती है, हेड को सप्लाई करती है वो कौन है, सुपीरियर एंड इंफीरियर पेनक्रिएटो ड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ से एमसीक्यू बना हुआ है, आगे भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो हेड को सप्लाई कौन करता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर पेनक्रिएटो ड्यूडेनल आर्टरी। और इसका देखो वेनस सप्लाई, इसका वेनस सप्लाई, इनका ड्रेनेज कैसे होता है। ठीक है, हेड में से ड्रेनेज कहाँ होगा, सबसे पहले सुपीरियर मिजेंट्रिक, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेंस के अंदर, फिर उसके बाद में ये कहाँ जाएगा, पोर्टल वेंस के अंदर। ओके, और डायरेक्ट जो बाकी का पेनक्रियाज है वो स्प्लेनिक वेन के साथ में इसका ड्रेनेज हो जाएगा। तो यहाँ से एमसीक्यू बनता है भाई, ध्यान में कर लेना, नोट डाउन कर लेना। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं साइन एंड सिम्टम पेनक्रियाटाइटिस के। तो देखिए पेनक्रियाटाइटिस में साइन एंड सिम्टम दो प्रकार के आते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्टिव साइन, जो पेशेंट खुद हमें बताता है। ठीक है, इसमें वो क्या बताएगा, तो ध्यान में रखना, यही लाइन आपको एमसीक्यू में पूछने को मिल सकती है या फिर आपको रेस्टल में देखने को मिल सकती है। तो एपिगैस्ट्रिक पेन कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, सेंट्रल एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएट होता है कहाँ पे, टू शोल्डर, रेडिएट टू शोल्डर, उसके बाद में चेस्ट, उसके बाद में बैक। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल साइन अकॉर्डिंग टू पेशेंट। नेक्स्ट कार्डिनल साइन या फिर अर्लीस्ट साइन। ठीक है, अब बात आते हैं ऑब्जेक्टिव साइन। ऑब्जेक्टिव साइन में काफ़ी एमसीक्यू बनते हैं। तो देखिए अपना फर्स्ट एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव साइन में मेन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ तो फर्स्ट हमें साइन देखने को मिलता है क्या, कूलेन साइन।
डिसकलरेशन अराउंड द पेरी अम्बलाइकल एरिया। ठीक है, ये क्या है हमारा अम्बिलिकल रीजन है, और अम्बिलिकल रीजन के सराउंड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। डिस्कलरेशन भी कैसा, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, तो ये क्या हो गया, कूलन साइन। सेकंड साइन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, टर्नर साइन। तो देखिए टर्नर साइन में क्या होता है, डिस्कलरेशन या फिर ब्लूइश ब्लैकिश डिस्कलरेशन नियर फ्लैंक रीजन। ठीक है, फ्लैंक रीजन में अगर यहाँ पे डिस्कलरेशन देखने को मिले तो वो कौन सा साइन होता है, टर्नर साइन। ओके, नेक्स्ट साइन की मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट साइन कौन सा होता है, फॉक्सेस साइन। फॉक्स साइन में क्या होता है, तो फॉक्स साइन हमें कब देखने को मिलता है, जब हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस हो, तब ये देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग में। ठीक है, पीछे की साइड में अगर ब्लीडिंग होती है तो हमारे यहाँ पे क्या रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ब्रेसिंग ये देखने को मिलती है, इंजरी देखने को मिलती है साथ साथ में। तो ये कौन सा साइन होता है, फॉक्स साइन। ठीक है, और साइन क्या क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ब्रॉड लाइक एब्डोमन हो जाएगा पेशेंट का। ठीक है, और नोजिया वोमिटिंग, वोमिटिंग होगी तो क्या होगा पेशेंट में, वेट लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट पेशेंट जो है वो माल नरिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं साइन सिम्टम से हमें क्या करना है, नर्सिंग केयर करनी है। ठीक है, आगे इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, लाइपेज क्या करता है, फैटी एसिड्स को यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करता है, तो वो यहाँ पे रहेगा नहीं। तो क्या देखने को मिलेगा, स्टेटोरिया। स्टेटोरिया देखने को मिलेगा, अनडाइजेस्ट फैट इन स्टूल, अनडाइजेस्ट फैट इन इनटू स्टूल। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमें यहाँ पे क्या देखना है, लैब रिपोर्ट देखना है, तो एमसीक्यू क्या बनता है, कंफर्मेटरी साइन या फिर कार्डिनल साइन, कि ये चीज़ तो मिलेगी ही मिलेगी अगर हम लैब रिपोर्ट देखेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा क्या, सीरम अमाइलेज लेवल एंड सीरम लाइपेज लेवल। ठीक है, इन दोनों का लेवल जो है वो अबोव देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है पेशेंट को, ड्यू टू नॉट प्रॉपर फैट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, प्रॉपर तरीके से फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं देखने को मिलेगा, तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर एमसीक्यू की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट एमसीक्यू किससे बनता है, इसकी डाइट से, कि पैंक्रियाटाइटिस वाली कंडीशन में डाइट क्या देनी रहती है, तो डाइट देनी रहती है स्मॉल एंड लो फैट डाइट, क्योंकि फैट का तो यहाँ पे ऑलरेडी एकोमुलेशन ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलती है, प्लस हाई प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि डाइट कैसी रखनी होती है पैंक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट में। अब देखिए यहाँ पे क्या आती है, मेडिकेशन से, जो हमारे मेडिकेशन हम क्या क्या इसमें दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला मेडिकेशन की बात कर लेते हैं, ओपियोइड्स फॉर पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट के लिए अपन क्या देंगे, ओपियोइड। तो देखिए यहाँ पे पेन मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, मॉर्फिन को अपन क्या रखते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया यही कि मॉर्फिन को कॉन्ट्रा इंडिकेट रहते हैं। इसके लिए जो है वो नर्स क्या करेगी, डॉक्टर से क्वेश्चन करेगी कि भाई कॉन्ट्रा इंडिकेट क्यों रखते हैं, क्योंकि इट कॉन्ट्रैक्ट द स्पिंक्चर ऑफ ओडई। अब जब स्पिंक्चर ऑफ ओडई जो स्पिंक्चर ऑफ ओडई अगर क्लोज हो जाएगा तो पेनक्रियाटिक जूस जो है वो पेनक्रियाज के अंदर ही इंक्रीज होता जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, जिससे कि
न्यूट्रोफिलिक एक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा और पेनक्रियाज के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, नेक्रोसिस। इसलिए मॉर्फिन को क्या रखना है, हमें कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना होता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी को, एमसीक्यू डायरेक्ट पूछा हुआ है मॉर्फिन को क्यों रखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेट, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी क्या कर देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, उसके अंदर क्या ला देगा, स्पाज्म ला देगा। उससे क्या हो जाएगा, पैंक्रियाटिक जूस का लेवल बढ़ जाएगा पेनक्रियाज के अंदर ही, जिससे कि पैंक्रियाटिक न्यूट्रोफिलिक एक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, पैंक्रियाटिक न्यूट्रोफिलिक एक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाएगा पेनक्रियाज का। ठीक है, इसलिए मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं। तो अब सर मॉर्फिन को अगर हमने कॉन्ट्रा इंडिकेट रख दिया तो हम क्या देंगे पेन मैनेजमेंट के लिए, तो अपन क्या दे सकते हैं यहाँ पे, फेंटानिल। फेंटानिल इज द मोस्ट कॉमन आंसर फॉर पेन मैनेजमेंट, फेंटानिल दे देंगे, मॉर्फिन यहाँ पे नहीं देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या दे सकते हैं, फेंटानिल से भी अगर नहीं हो रहा है तो अपन क्या दे सकते हैं, हाइड्रोमोरफोन, ये अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं सेकंड चॉइस पे। हमारी फर्स्ट चॉइस तो क्या रहेगी, फेंटानिल। तो हमारे इस एमसीक्यू का क्या आंसर रहेगा, कौन से टॉपिक पे एमसीक्यू करेगी, कि मॉर्फिन सल्फेट फॉर पेन यहाँ पे अपन नहीं देते हैं पेनक्रियाटिस वाले पेशेंट को, क्योंकि क्या कर देता है, स्पाज्म कोज कर देता है, कहाँ पे, स्फिंक्टर ऑफ ओडी में। ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी यहाँ पे पेनक्रियाज वगैरह से, यहाँ पे ड्यूडेनम से, यहाँ पे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाती है जो क्या कहलाती है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जिसके अंदर तीनों यहाँ पे हार्मोन्स वगैरह यहाँ पे आके और अप होते हैं और आगे जाके ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो पेनक्रियाज के अंदर के जो अमाउंट है वो यहाँ पे बढ़ती जाएगी। ठीक है, इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, इसे कंट्रोल में नहीं होगा। साथ साथ में अगर हम यहाँ पे कैल्शियम की कमी है डाइट में, तो अपन साथ में कैल्शियम भी देंगे एंड जिंक सप्लाई भी अपन पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। और दूसरा, पोजीशन की अगर बात करते हैं तो पोजीशन कौन सी, सेमी फॉलोअर पोजीशन अपन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तो अब देखिए, अब अगर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस से पेंक्रियाटाइटिस जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में। अब क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस को अगर भी कंट्रोल नहीं किया गया तो ये क्या कोज करवा देगा, पेनक्रियाटिक कैंसर। तो पेंक्रियाटिक कैंसर में क्या देखने को मिलता है पेशेंट को, जॉन्डिस देखने को मिलता है, वेट लॉस देखने को मिलता है, इसके साथ में जो पेंक्रियाटाइटिस में एंजाइम के लेवल बढ़े हुए थे वो कैसे देखने को मिलेंगे, डिक्रीज। ठीक है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ, एमाइलेज एंड लाइपेज। ठीक है, इसके साथ में क्या इंक्रीज किसका देखने को मिलेगा, बिलीरुबिन लेवल का, बिलीरुबिन प्लस SGOT एंड SGPT का लेवल जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा ड्यू टू जॉन्डिस। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लीवर भी अफेक्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, लीवर अफेक्ट हुआ क्यों हुआ, क्योंकि ड्यू टू बाइलरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड, इसकी वजह से इंक्रीज बिलीरुबिन लेवल एंड इंक्रीज ये SGOT SGPT। तो अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि स्पेशल सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, अपन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, इसका क्या नाम होता है, विपल प्रोसीजर। ठीक है, विपल प्रोसीजर के अंदर अपन क्या करते हैं, एम्स दिल्ली के अंदर सफदरजंग के अंदर 2018 में एमसीक्यू पूछा गया है कि विपल प्रोसीजर क्या होता है, इसके अंदर हम करते क्या है, किसके लिए करते हैं। ठीक है, ऐसे एमसीक्यू बनते हैं इससे। तो देखिए विपल प्रोसीजर में अपन क्या करते हैं, पैनक्रिएटिक ड्यूडेनेक्टोमी। ठीक है, पैनक्रिएटिक ड्यूडेनेक्टोमी हम कर देते हैं किसके अंदर, विपल प्रोसीजर के अंदर। तो इसके अंदर किसको कट डाउन कर दिया जाता है, रिमूवल ऑफ पैनक्रियाज, ड्यूडेनम, सम पोर्शन ऑफ स्टमक एंड बाइल डक्ट को। ठीक है, बाइल डक्ट को करते हैं एंड सम यहाँ पे गाल ब्लेडर को भी। तो इतना सारा जो है अपन विपल प्रोसीजर के अंदर है, इन सब को अपन एक्सक्लूड कर देते हैं बॉडी से। ठीक है, इसके लिए अपन क्या प्रोसीजर करते हैं, विपल प्रोसीजर, किसके लिए, पेनक्रिएटिक कैंसर के लिए। तो इसी के साथ ही अपना पेनक्रियाटाइटिस वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है आज। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना
A female client been seen in a physician's office has just been scheduled for barium swallow द नेक्स्ट डे। ठीक है, एक फीमेल क्लाइंट है जो कि फिजिशियंस ऑफिस में उसको बताया गया है कि वहाँ पे उसके लिए नेक्स्ट डे क्या किया जाएगा, बेरियम स्वेलो टेस्ट किया जाएगा। द नर्स राइट डाउन विच इंस्ट्रक्शन फॉर द क्लाइंट टू फॉलो बिफोर द टेस्ट। तो नर्स को जो है वो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन जो है वो बताने हैं क्लाइंट को टेस्ट से पहले करने के लिए। ऑप्शन क्या है, फास्ट फॉर 8 आवर बिफोर द टेस्ट, आपको 8 आवर से पहले कुछ भी खाना नहीं है। ईट ए रेगुलर सुपर एंड ब्रेकफास्ट, आपको एक रेगुलर डाइट लेनी है और ब्रेकफास्ट लेते रहना है। या फिर कंटिन्यू टू टेक ऑल ओरल मेडिकेशन एज शेड्यूल, कि आपको जो मेडिकेशन शेड्यूल आपको कंटिन्यू करनी है। या फिर मॉनिटर ऑन बोवेल मूवमेंट पैटर्न फॉर कॉन्स्टिपेशन, आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए अपने बोवेल मूवमेंट को आपको मॉनिटर करते रहना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि वो नर्स क्या उसके आगे टेस्ट के यहाँ पे बिफोर उसको चार्ट में नोट डाउन करेगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि भाई टेस्ट से पहले ऐसा करना चाहिए। टेस्ट का क्या नाम है, बेरियम स्वेलो टेस्ट। तो देखिए, बेरियम स्वेलो टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है, ये एमसीक्यू पूछा गया है। तो ये पूछा जाता है अपर जीआई ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, अपर जीआई ट्रैक्ट के लिए हम क्या करते हैं, बेरियम स्वेलो टेस्ट करते हैं। बेरियम क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट यहाँ पे अपने देखने को मिलता है, BaSO4 इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या है, एक रेडियो ओपेक सॉल्यूशन रहता है जिसको अपन फर्दर डायग्नोसिस में काम में लेता है। तो एक किस प्रकार का टेस्ट हो जाता है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये। ठीक है, अब ये अपर पार्ट के अंदर होता है, तो लोअर पार्ट में हम क्या करते हैं, लोअर पार्ट में हम क्या करते हैं, बेरियम इनेमा अपन पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, लोअर पार्ट के लिए क्या आता है, बेरियम इनेमा। सेम यहाँ पे सॉल्यूशन रहता है। पोजीशन यहाँ पे पूछी जाती है बेरियम इनेमा के अंदर, तो कौन सी पोजीशन होती है, सिम्स पोजीशन या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ओके, तो अब देखिए बेरियम का जो अपने क्या करना है, स्वेलो करना है, उसको पीना है। ठीक है, पेशेंट को बताना है। तो इसके लिए नर्स क्या चार्ट में नोट डाउन करेगी, तो नोट डाउन वो करेगी फास्ट फॉर 8 आवर्स बिफोर द टेस्ट। आपको क्या करना है, टेस्ट से पहले 8 से 10 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, तो ये हो गया अपने इस एमसीक्यू का आंसर। तो बेरियम स्वेलो टेस्ट को हम क्या कह सकते हैं, एग्जाम में बेरियम स्वेलो नहीं देखे आपको क्या दे सकता है, इसोफेगोग्राम, इसोफेगोग्राम भी इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आपसे एमसीक्यू पूछे तो क्या होगा वो, विदहोल्ड ओरल मेडिकेशन। ओरल मेडिकेशन को क्या करना होता है, ये भी एमसीक्यू पूछा गया कि बेरियम स्वेलो से पहले ओरल मेडिकेशन को स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि क्या कर देगा, बेरियम स्वेलो उनके साथ में क्या कर देगा, इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर करके नोजिया, वोमिटिंग और हाइपर सेंसिटिविटी जैसी रिएक्शंस वगैरह कर सकता है। इसलिए ओरल मेडिकेशन को यहाँ पे स्टॉप करना है। मॉनिटर ऑन बॉल साइन, ऑन बॉल मूवमेंट को अपन कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, तो वो नर्स का काम है मॉनिटर करना। ठीक है, पेशेंट खुद से मॉनिटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, रेगुलर ब्रेकफास्ट नहीं लेना है, क्योंकि क्या करना है यहाँ पे, एनपीओ रहना है। एनपीओ मीन्स आपको 8 आवर बिफोर ए स्लीप आपको फास्ट करना है, कुछ भी ओरली आपको नहीं लेना है। तो अब अगर हम नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, तो रिस्क ऑफ चांस किसका हो जाता है, एस्पिरेशन का। ठीक है, और टेस्ट के लिए हम क्या परफॉर्म करवाते हैं, सीटी स्कैन, जिसके कि आपको जहाँ पे भी अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिले। ठीक है, और जहाँ पे भी नैरोविंग देखने को मिलती है, तो इसको हम असेस कर लेते हैं, पता लगा सकते हैं भाई प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। ठीक है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर ये क्या रखना है, कॉन्ट्राइंडिकेट रखना होता है, आई मीन बेरियम सेलो, क्योंकि इसका आगे एक्सपल्शन भी होना जरूरी है स्टूल के साथ में। तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन अगर देखने को मिले, ठीक है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन अगर देखने को मिले, तो आपको क्या करना है, इसको कॉन्ट्राइंडिकेट रखना होता है, क्योंकि ये आगे भी इसको रिमूव करने के लिए नीड होती है, तो स्टूल के साथ में रिमूव होती है। ठीक है, तो स्टूल के साथ देखने को मिलेगा यहाँ पे व्हाइटिश स्टूल यहाँ पे देखने को मिलता है जब बेरियम सेलो का पेशेंट स्टूल करता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, A client is suspected of having hepatitis. Which diagnostic test result will assist in confirming the diagnosis? ठीक है, एक क्लाइंट को क्या हुआ है, हेपेटाइटिस हुआ है, और
कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो असिस्ट करेगा कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस को? ऑप्शन क्या है? एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल, हेपेटाइटिस में हीमोग्लोबिन का लेवल अगर एलिवेट होता है तो वो कंफर्म करता है क्या? या फिर एलिवेट सीरम बिलिरुबिन लेवल, सीरम बिलिरुबिन लेवल यहाँ पे देखने को मिलता है एलिवेटेड, या फिर एलिवेट ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, या फिर डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर की रेट यहाँ पे क्या देखने को मिले? डिक्रीज देखने को मिले, तब हम क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? डायग्नोसिस कंफर्म करना है इसके लिए। तो देखिए इसमें अपना क्या करेक्ट आंसर रहेगा? इलेवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल। ठीक है, जब कभी भी हेपेटाइटिस या फिर लिवर प्रॉब्लम देखने को मिले तो वहाँ पे क्या होगा? इलेवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है वो वहाँ पे सस्पेक्टेड रहता है अपने कंफर्मेशन डायग्नोसिस के लिए। उसके बाद में लीवर के एंजाइम्स, ठीक है, उसके बाद में लीवर के एंजाइम्स का लेवल भी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? इलेवेटेड देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में डिक्रीज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कभी नहीं होती है, क्योंकि जब कभी लीवर प्रॉब्लम आती है तो ईएसआर जो है वो बढ़ी हुई देखने को मिलती है। इसके बाद में एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन का यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं है, बट एडवांस स्टेज जब हो जाती है लीवर जब हेपेटाइटिस की एडवांस स्टेज हो जाती है, फिर लीवर सिरोसिस या फिर लीवर फेलियर वगैरह, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको? प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड INR, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, ये दोनों क्या देखने को मिलते हैं? ये दोनों क्या देखने को मिलते हैं? इलेवेटेड, प्रोलॉन्ग देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इलेवेटेड सीरम ब्लड यूरिया लेवल यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? इलेवेटेड देखने को मिलता है। और देखिए ऑप्शन ऑप्शन सी में क्या बताया गया है? इलेवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, ये कहाँ देखने को मिलता है? जब रीनल डैमेज देखने को मिले तब ये चीजें जो है वो डैमेज देखने को मिलती है। ओके, तो इस एमसीक्यू का अपना आंसर क्या हो गया? इलेवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, स्मिथ हैज डिटरमाइंड दैट द क्लाइंट विथ हेपेटाइटिस हैज कॉन्ट्रैक्टेड द इन्फेक्शन फ्रॉम कंटामिनेशन फूड। ठीक है, स्मिथ जो एक डॉक्टर है वो डिटरमाइन कर रहा है कि उसके जो क्लाइंट को हेपेटाइटिस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? कंटामिनेटेड फूड की वजह से हुआ है। द नर्स अंडरस्टैंड दैट दिस क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंसिंग व्हाट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। अब नर्स इसे क्या अंडरस्टैंड करेगी कि ये कौन सा हेपेटाइटिस हो सकता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, या फिर हेपेटाइटिस डी। तो अपना आज का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट वन टॉपिक कौन सा हो जाएगा? हेपेटाइटिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीआईटी से। ठीक है, जीआई सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, नर्वस सिस्टम और अपना मस्कुलो, ये चारों सिस्टम इंपॉर्टेंट माने गए हैं, और रीनल सिस्टम भी। ठीक है, एमएसएन तो पूरी इंपॉर्टेंट है, एमएसएन फंडा। ठीक है, बाकी इनमें भी ये टॉपिक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अपन करवा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यू खूब सारे बनते हैं इनसे। तो देखिए हेपेटाइटिस क्या होता है, ये अपना आज का टॉपिक है। हेपेटाइटिस मीनिंग एक्यूट हो सकता है या फिर क्रोनिक हो सकता है ड्यू टू वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। ठीक है, इसके साथ में हेपेटोटॉक्सिन्स की वजह से। नेक्स्ट, कंटामिनेटेड फूड की वजह से हेपेटाइटिस, जो लीवर के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होना, वो क्या कहलाता है? हेपेटाइटिस। ओके, अब देखिए हेपेटाइटिस की भी कुछ स्टेजेस होती है। ऐसे ही स्टेज अपन बोलते हैं कि हेपेटाइटिस सीवियर हो गया तो उसकी एक रीजन होता होगा। ठीक है, तो स्टेज की हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेज कौन सी होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्री इक्टेरिक स्टेज। ठीक है, इस स्टेज, ये क्या है? फर्स्ट स्टेज है हेपेटाइटिस की, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडोर्मल स्टेज भी कहते हैं। यहाँ पे क्या रहता है? इतने साइन एंड सिम्टम डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम क्या देखने को मिल सकता है? एनोरेक्सिया देखने को मिल सकता है पेशेंट में, एंड जो एसजीओटी
एंड SGPT तो अभी तक क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है, अपर लेवल पे रह सकते हैं बट नॉर्मल रह सकते हैं। अपन टेस्ट वगैरह करवाएं तो अपन क्या हो सकता है, वायरल जो है वो क्या हो सकता है, डिटेक्ट हो सकता है अपनी बॉडी में अगर हम टेस्ट करवाते हैं यहाँ पे तो। ठीक है, बट वायरल के लिए जो है वो एंटीबॉडी अभी तक यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा एंड मेलाइज देखने को मिलता है यहाँ पे। साथ साथ में उसको पता नहीं रहेगा पेशेंट को, और उसका क्या होता रहेगा, वेट लॉस होता रहेगा। अगर कोई डॉक्टर अच्छा होगा तो वो यहाँ पे अपने जो अपने जो लीवर फंक्शन टेस्ट LFT वगैरह वो करवा लेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज होती है वो कौन सी देखने को मिलती है, इक्टेरिक फेज। तो देखिए इक्टेरिक फेज में क्या होता है, यहाँ पर अपना SGOT एंड SGPT का लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके, इसके बाद में अपन क्या देख सकते हैं, पेशेंट के अंदर जॉन्डिस देख सकते हैं। जॉन्डिस आना उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इक्टेरस स्टेज। ठीक है, जॉन्डिस का मतलब ही क्या होता है, इक्टेरस। एग्जाम में MCQ बना हुआ है कि इक्टेरिक फेज में क्या होता है, जॉन्डिस का डेवलपमेंट होना। तो जॉन्डिस को ही अपन क्या बोलते हैं, इक्टेरस। तो जॉन्डिस से पहले की स्टेज प्री इक्टेरिक स्टेज और बाद की स्टेज पोस्ट इक्टेरिक स्टेज। अब देखिए जॉन्डिस हो गया तो यहाँ पे स्टूल कलर कैसा हो जाएगा, जॉन्डिस के अंदर MCQ बना हुआ है हर लाइन में MCQ अगर आप सोचो तो। ठीक है, तो कैसा स्टूल हो जाएगा, क्ले कलर स्टूल। जॉन्डिस में स्टूल कैसा होता है, क्ले कलर का यहाँ पे स्टूल हो जाता है। डार्क एंड बाइल कलर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यूरिन। ठीक है, यूरिन का कलर भी कैसा हो जाएगा, डार्क एंड यहाँ पे बाइल बाइल कलर का अपने जैसे यूरिन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सीवियर एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया होगा तो क्या होगा, पेशेंट का वेट लॉस भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। ओके, इक्टेरिक स्टेज हो गई अपनी, प्री इक्टेरिक और इक्टेरिक दोनों स्टेज हमने कवर अप कर ली है। अब है पोस्ट इक्टेरिक स्टेज। तो पोस्ट इक्टेरिक स्टेज एक प्रकार से इसको हम क्या बोलते हैं, रिकवरी स्टेज। ठीक है, अगर अपन ने यहाँ पे लीवर को रिकवर कर लिया है तो मतलब जॉन्डिस यहाँ पे सबसाइड हो जाएगा। ठीक है, जॉन्डिस का जो है वो लेवल यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्टूल कलर रिटर्न टू नॉर्मल। स्टूल कलर भी यहाँ पे कैसा हो जाएंगे, नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड जो SGOT एंड SGPT का लेवल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। एंड बिलीरुबिन का लेवल भी यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा, नॉर्मल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि आपको जैसे ये वर्ड ऐसे लिखने में समझ नहीं आ रहा है बट मैं बोलता हूँ तो आप साथ में मेरे वर्ड्स पे भी गौर कीजिएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि समझाने के लिए बोलना ज़्यादा होता है, लिखना कम पड़ता है। ठीक है, तो उस स्पीड में थोड़ा अनमैच हो जाता है, तो इसके लिए आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि अगर कोई रास्ता आपको मंजिल पे पहुंचाए, मंजिल क्या है आपकी, एम्स। ठीक है, अगर कोई रास्ता आपको मंजिल पे पहुंचाए तो रास्ते में अगर कुछ खड्डे वड्डे आए, खड्डे इन द सेंस की मेरी हैंड राइटिंग। ठीक है, खड्डे इन द सेंस की मेरी हैंड राइटिंग, तो अपन खड्डों को नहीं देखते हुए अपनी मंजिल को अपने को गौर करते हुए चलना है। मेरे वर्ड्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब कई बार बिलीरुबिन लिखने में, अब आपको पता ही है बिलीरुबिन क्या होता है, तो लिख के क्या मतलब, थोड़ा आप सुनने पे भी फोकस किया करो, लिखने से अच्छा है। क्योंकि यहीं से काफ़ी बातें होती है जो मैं लिख नहीं पाता हूँ। ठीक है, टॉपिक को कवर अप करने के लिए, क्योंकि कम टाइम के अंदर आपको 2-3 टॉपिक पढ़ाने होते हैं विद इन 45 to 50 मिनट्स के अंदर, तो उसके अंदर कवर अप करना मुश्किल है। अगर यही टॉपिक आपको अगर कोचिंग में पढ़ाया जाए तो पूरा पूरा एक पूरे 6 घंटे का टॉपिक है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस अगर आप इसको अच्छे से समझो तो। बट मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मेनली MCQs कहाँ से आएंगे, अपन वही डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक डिस्कशन नहीं हो रहा है, MCQs डिस्कशन हो रहे हैं यहाँ पे, इस टॉपिक में से कहाँ से MCQ बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी तीनों स्टेजेस, प्री इक्टेरिक, पोस्ट इक्टेरिक स्टेज एंड पोस्ट इक्टेरिक स्टेज। यहाँ से MCQ जो बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैब डायग्नोसिस। हेपेटाइटिस के केसेस के अंदर क्या क्या लैब डायग्नोसिस देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं वो क्या देखते हैं, एलानिन, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज। ठीक है, एलानिन एनाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, इसको पहले अपन क्या बोलते थे, प्रीवियसली नोन एज SGPT। ठीक है, SGPT की क्या फुल फॉर्म होती है, अभी मैं कर रहा था SGOT SGPT, तो SGPT की फुल फॉर्म क्या होती है, सीरम
फुल फॉर्म भी पूछी गई है एक बार, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमाइनेज एंजाइम। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी पूछी गई है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल एसजीपीटी का लेवल क्या रहता है, ये भी एमसीक्यू बना हुआ है। तो नॉर्मल रहता है 10 to 14 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। एमसीक्यू बना हुआ है, यहाँ से रेंज पूछते हैं आपसे। ठीक है, हेपेटाइटिस की केस के अंदर क्या हो जाता है, मोर देन 40 इंटरनेशनल यूनिट ये चला जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस जो कितना बढ़ सकता है ये। ठीक है, हेपेटाइटिस में कितना रहता है इसका लेवल, 200 टू लेके 300 इंटरनेशनल यूनिट पर यूनिट तक हेपेटाइटिस के केसेस के अंदर रहता है, वायरल हेपेटाइटिस के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर भी रह सकता है, बट मोस्ट कॉमन वायरल हेपेटाइटिस के अंदर। इसके बाद में सेकेंड टाइप कौन सा होता है, एएसटी। एएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांस एमाइनेज एंजाइम। ठीक है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेंस एंजाइम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एसजीओटी। ठीक है, इनके आजकल न्यू नेम अपने डिस्कवर हो चुके हैं, तो इनको अपन क्या कहते हैं, एसजीओटी। तो अब देखिए एसजीओटी की क्या फुल फॉर्म होगी। ठीक है, ये होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांस एमाइनेज एंजाइम। ठीक है, ये होती है क्या, एसजीओटी की। अब देखिए इसका नॉर्मल लेवल क्या होगा, इसका हमारे पास में नॉर्मल लेवल होता है 10 to 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। और ये क्या देखने को मिलता है, हेपेटाइटिस में 100 से लेके 300 इंटरनेशनल यूनिट तक ये पहुंच सकता है। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इनके साथ में इन्हीं टॉपिक में से। ठीक है, टॉपिक क्या है, यही टॉपिक है अपने डायग्नोसिस से लेके। अब देखिए लीवर प्रॉब्लम के अंदर या फिर लीवर डिजीज के अंदर हमारा ए एस टी रेशियो ए एल टी के साथ। ठीक है, ए एस टी के साथ में ए एल टी का क्या रेशियो रहता है। अगर कोई लीवर डिजीज और आपसे पूछा हुआ एमसीक्यू है, फिर भी अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर लीवर डिजीज के अंदर ये क्या रेशियो हो जाएगा ए एस टी ए एल टी का। तो ये रेशियो देखने को मिलता है 2:1। ठीक है, ए एस टी का मतलब हो गया ये एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांस एमाइनेज एंजाइम, और ए एल टी का मतलब हो गया एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, तो इनका लेवल लीवर डिजीज में क्या रहता है, 2:1 रहता है। बट एल्कोहलिक पेशेंट में इनका लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है, और एल्कोहल के अंदर ए एस टी ए एल टी रेशियो ये कितना देखने को मिलता है, 3:1 देखने को मिलता है। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिले थे पहले, आगे भी अगर कोई 2-3 साल से कंटिन्यू एग्जाम दे रहा है तो उसको पता होगा, इसे एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट लैब डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं हम, अमोनिया लेवल। ठीक है, नेक्स्ट डायग्नोसिस अपना क्या रहेगा, अमोनिया लेवल। मेरा डायग्नोसिस को बताने का मीनिंग यही है कि एक तो आपको इनकी नॉर्मल रेंज का पता हो जाए, ये क्या होते हैं इनके बारे में आपका नॉलेज बन जाए। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू बनते हैं इस टॉपिक में से। अमोनिया लेवल क्या होता है, अमोनिया क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है अमोनिया, किसका, प्रोटीन। इसके बाद में जो अमोनिया बनता है वो कहाँ मेटाबोलाइज होता है, मेटाबोलाइज कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। लीवर इसको क्या बना देता है, यूरिया। यूरिया जो है वो कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल होने की वजह से यूरिया क्या होता है, किडनी से एक्सक्रिएट हो जाता है। ये होता है नॉर्मल फंक्शन। बट अगर लीवर ही अगर खराब हो गया तो क्या देखने को मिलेगा, अमोनिया का लेवल जो है वो राइज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल लेवल देख लो, 10 to 18 माइक्रोग्राम पर डीएल। ठीक है, एंड 10 to 18 माइक्रोग्राम पर डीएल हो जाता है। बट लीवर डिजीज के अंदर ये मोर देन 80 माइक्रोग्राम पर डीएल तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब जब इतना लीवर हो गया है, इतना अमोनिया का लेवल बढ़ गया है, तो एक कॉम्प्लिकेशन कोज कर देता है, एक कॉम्प्लिकेशन कोज कर देता है। ये क्या कर देता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। ठीक है,
इसकी वजह से क्या कॉज कर सकता है, एनसिफेलोपैथी। ठीक है, एनसिफेलोपैथी ये कॉज कर सकता है अमोनिया का लेवल राइज होने की वजह से। तो ये हो गया अमोनिया से डिस्कस एमसीक्यूज जो अमोनिया के एमसीक्यू बन सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो वो क्या है, टोटल बिलिरुबिन लेवल। ठीक है, टोटल बिलिरुबिन लेवल से भी एमसीक्यू बनता है, तो ये देख लीजिए। इससे फर्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा, अगर बनेगा तो 3 स्टार देता हूँ मैं इसको। इट इज़ मोस्ट रिलायबल। जैसा अपने को एमसीक्यू में पूछा गया था कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करना है तो क्या होगा, मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ लीवर डिजीज। अगर एक ऑप्शन में आपको ये दिखे तो मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर क्या है, लीवर डिजीज का। लीवर डिजीज में भी कौन सी, हेपेटाइटिस एंड लीवर सिरोसिस। इन दोनों के अंदर मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर किसको माना गया है, टोटल बिलिरुबिन लेवल को। ठीक है, तो अगेन नॉर्मल रेंज कितनी रहती है इसकी, लेस देन 1.2 मिलीग्राम पर डीएल, ये क्या रहता है, नॉर्मल रेंज रहती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भी क्या रहता है, दो टाइप के रहते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट की हम बात करते हैं तो ये कितना रहता है, 0.3 से भी कम रहता है, और इनडायरेक्ट क्या रहता है, 0.2 से 1.2 mg मिलीग्राम। ठीक है, दोनों ही mg में है, मिलीग्राम पर डीएल। अब देखिए इससे क्या एमसीक्यू बनेगा, अगर बनेगा तो ठीक है, मैं आपको एकदम टोटली एमसीक्यू कहाँ से बन सकता है वो मैं बताऊंगा, और ईएसआईसी के अंदर एमसीक्यू बना हुआ है इन दोनों से। तो देखिए डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो किस में सोल्यूबल रहता है, तो ये होता है हमारा वाटर सोल्यूबल, और ये होता है फैट सोल्यूबल। तो ध्यान में रखना, एमसीक्यू बने तो देके आ जाना आंसर, क्योंकि आपने पढ़ लिया है आरएनसीसी के यूट्यूब चैनल की क्लासेस के अंदर। ठीक है, बाकी जब ऑफलाइन क्लासेस लेंगे तब तो खोल के रख देंगे हर एक चीज़ को। तो ये हो गया अपना हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, इसके टाइप्स। हेपेटाइटिस के टाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू बनते हैं इनसे भी। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग क्या है अपनी, टाइप। फर्स्ट अपन लेते हैं हेपेटाइटिस ए को। ठीक है, हेपेटाइटिस ए को फर्स्ट वन लेते हैं। इसका देखो दूसरा नाम क्या है, ये एमसीक्यू बनता है इससे। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इसको हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, और ये हेपेटाइटिस ए वायरस से कॉज होता है, इसलिए इसको कहा गया हेपेटाइटिस ए। इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। जैसे इससे पहले का एमसीक्यू क्या था, मैंने आपको बताया था कंटामिनेटेड फूड से कौन सा फैलता है, तो हेपेटाइटिस ए। तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया, कंटामिनेटेड फूड। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड से फैल सकता है। अब इसका रूट पूछ ले आपको कि रूट क्या रहता है, तो फीको ओरल रूट। हर एक लाइन में हर एक पॉइंट में एमसीक्यू है, ध्यान में रखना। तो कंटामिनेटेड फूड से फैल सकता है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस जिसको हम कहते हैं, और फीको ओरल रूट से ये फैलता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका रहता है 15 to 45 डेज। ये हो गया इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अब मैं बताता हूँ आपको इन्फेक्शियस पीरियड, कब तक ये इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन कोज कर सकता है, इन्फेक्शियस पीरियड। तो इसका इन्फेक्शियस पीरियड से एमसीक्यू बनेगा, एम्स पूछता है ऐसे एमसीक्यू, ताकि एम्स क्या पूछता है, देखो टॉपिक आपको सबके पढ़े हुए रहते हैं, बट उस टॉपिक में से भी ऐसा क्या आपने पढ़ा है जो एडवांस है बाकी बच्चों से, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ऐसा आप क्या इंक्यूबेशन पीरियड सब बताते हैं, बट इन्फेक्शियस पीरियड थोड़ा और ज़्यादा अपन डीप में बात करते हैं। तो इन्फेक्शियस पीरियड क्यों, हेपेटाइटिस कब से कब तक फैल सकता है, ये एमसीक्यू बन सकता है, अच्छा एमसीक्यू है। ठीक है, तो बनने लायक एमसीक्यू है। तो देखिए इसका एमसीक्यू, इसका इन्फेक्शियस पीरियड कब तक रहता है, 2 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर जॉन्डिस। ठीक है, आफ्टर जॉन्डिस 1 वीक तक, और बिफोर जॉन्डिस 2 वीक तक ये क्या रहता है, इन्फेक्शियस रहता है। ठीक है, इसलिए इसको अपन, ये अपना क्या हो गया, इन्फेक्शियस पीरियड हो गया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस की।
तो इसके डायग्नोसिस में अपन क्या देख सकते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस की अपन क्या देख सकते हैं, एंटीबॉडी देख सकते हैं। इसके बाद में आईजीएम का लेवल यहाँ पे बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा एंड आईजीजी का लेवल भी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और अगर प्रीवियस हेपेटाइटिस ए उसको हुआ है तो क्या देखने को मिलता है, आईजीजी का लेवल भी, आईजीजी एंटीबॉडीज का लेवल भी यहाँ पे बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन की। ठीक है, प्रिवेंशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग। क्योंकि ये क्या हो रहा है, फीको ओरल रूट से ट्रांसफर हो रहा है, तो हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट बैरियर मेथड के अंदर काम आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगती है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगती है। इसके अंदर क्या रहती है, दो यहाँ पे क्या रहती है, डोज रहती है। ठीक है, 0.5 ml इसका वो टेस्ट डोज रहती है यहाँ पे। और कैसे लगता है, इंट्रामस्कुलरली अपन जो है वो पेशेंट को लगाते हैं। ओके, इसके बाद में अपन क्या लगा सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी अपन दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हेपेटाइटिस ए। इसके बाहर आपका एमसीक्यू नहीं जाएगा। अभी है हेपेटाइटिस बी, इससे भी एमसीक्यू बनेंगे बहुत सारे। ठीक है, हेपेटाइटिस बी को अपन ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस, उसको क्या कहा था, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, ये है सीरम हेपेटाइटिस। ठीक है, इसको अंदर क्या होता है, और इससे क्या एमसीक्यू बनता है, बाकी के सारे कौन से वायरस है, आरएनए वायरस, तो ये कैसा है, ओनली डीएनए वायरस। ठीक है, ओनली डीएनए वायरस से कोज होने वाला हेपेटाइटिस कौन सा, हेपेटाइटिस बी। ये तो भाई 5 स्टार एमसीक्यू है। ठीक है, ध्यान में रखना, ओनली डीएनए वायरस कोज करता है इसके अंदर। और इस वायरस की एक बार फैमिली भी पूछी गई थी, तो कौन सी फैमिली है, हेपाडिनावायरिडी फैमिली। ठीक है, हेपाडिनावायरिडी फैमिली इसके अंदर होती है। इसके रिस्क फैक्टर की अपन बात करें तो क्या होते हैं, आईवी ड्रग यूजर्स। ठीक है, और हीमोडायलिसिस। ठीक है, पोस्ट हीमोडायलिसिस हेपेटाइटिस भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और हेल्थ केयर पर्सनल्स को भी ये हो सकता है। हेल्थ केयर पर्सनल जो भी अपने हॉस्पिटल्स में अपने स्टाफ्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, इनको भी ये सब चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा हो सकता है, बॉडी फ्लूइड से, ब्लड से भी हो सकता है। ठीक है, सीमन से भी हो सकता है, सलाइवा से भी हो सकता है, यूरिन से भी हो सकता है, वेजाइनल सिक्रेशन से भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये हो सकता है, कंटामिनेटेड नीडल से भी हो सकता है। तो जिन जिन से हमको हेपेटाइटिस का पेशेंट, हेपेटाइटिस बी है ना, वो हर तरीके से फैल सकता है एक्सेप्ट फीको ओरल रूट। ठीक है, फीको ओरल रूट से भी फैल सकता है, क्योंकि देखिए यूरिन से फैल रहा है। ठीक है, फिशेस में भी रह सकता है, मतलब बॉडी के फ्लूइड, मतलब हेपेटाइटिस बी से तो आपको क्या करना है, हर तरह का, जितने तरह का आप प्रिवेंशन रख सकते हो उतने तरह का प्रिवेंशन आप रख के काम कीजिए। अगर आप हेपेटाइटिस बी वाले एरिया के अंदर आपकी अगर पोस्टिंग है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, तो आप क्या करना है, हर प्रकार का प्रिवेंशन आप यहाँ पे लगा सकते हो। और ये वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब मदर टू फीटस के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है। अब इसके डायग्नोसिस के लिए अपन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन टेस्ट कौन सा होता है, HbS-Ag अपन करवाते हैं। नेक्स्ट HbE-Ag अपन करवाते हैं। इसके बाद में HbC-Ag अपन जो है वो टेस्ट अपन परफॉर्म करवाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सरफेस एंटीजन, और यही क्या है, मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर फॉर हेपेटाइटिस बी। एमसीक्यू बनेगा तो क्या बनेगा, कौन सा, आपको ऑप्शन में तीनों ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, एक ऑप्शन आपको कुछ और दे देगा और पूछेगा मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर कौन सा है, तो कौन सा है, HbS-Ag। और अगर ये क्लाइंट के ब्लड के अंदर मिल गया तो मतलब क्या है, क्लाइंट कैसा है, इन्फेक्शियस है। ठीक है, HbE-Ag का मतलब क्या होता है, अर्ली एंटीजन।
एस का मतलब सरफेस, ई का मतलब क्या हो गया यहाँ पे अर्ली एंटी, हेपेटाइटिस बी अर्ली एंटीजन टेस्ट। और यहाँ पे क्या होता है हाईली इन्फेक्शियस, क्लाइंट कैसा हो गया यहाँ पे हाईली इन्फेक्शियस हो गया अगर ये एंटीजन फाउंड होता है तो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेपेटाइटिस बी सी। सी का मतलब क्या हो गया कोर एंटीजन। और एच बी सी ए जी टेस्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, लीवर सेल्स पे। ठीक है, हम लीवर सेल्स पे पता लगा सकते हैं कि उसके कोर में जो है वो वायरस पहुंच चुका है नहीं पहुंच चुका सेल के अंदर। ठीक है, अब देखिए बाकी इन सब के आगे अगर हम एंटी लगा देते हैं ना, एंटी एच बी एस ए जी, एंटी एच बी सी ए जी, एंटी एच बी सी ई ए जी, इसका मतलब क्या हो गया रिमूवल ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अगर अपन एंटी एच बी से अपन यहाँ पर ये अपन अगर एंटीबॉडी अगर यहाँ पे देखने को मिले एंटी एच बी एस ए जी एंटीबॉडी, तो मतलब क्या हो गया रिमूवल हो चुका है पेशेंट से इन्फेक्शन। ठीक है, ध्यान में रखना ये एंटी का भी। इसका प्रिवेंशन कैसे करोगे आप, प्रिवेंशन के लिए अगेन वैक्सीन अवेलेबल है, तो वैक्सीन वही 0.5 ml कब लगाएंगे, 2 डोज में लगाते हैं। ठीक है, 0 मंथ पे, 0 मतलब इनिशियल डोज सबसे पहले, उसके बाद में फर्स्ट मंथ पे, उसके बाद में 6 मंथ पे अपन लगा सकते हैं। और रूट इसका भी क्या रहता है इंट्रामस्कुलर, यहाँ पे रूट रहता है। ठीक है, ये भी इंट्रामस्कुलर में अपन कहाँ लगाएंगे, ग्लूटियस मैक्सिमस में। ग्लूटियस मैक्सिमस किस में लगाएंगे, एडल्ट में। और अगर नियोनेट हो चाइल्ड हो तो यहाँ पे कहाँ लगाते हैं, वोस्टस लेटरलिस के अंदर। ठीक है, ध्यान में रखना एमसीक्यू बनता है नियोनेट के अंदर अगर आईएम इंजेक्शन लगाना है तो कहाँ पे लगेगा, थाई में। थाई में भी कहाँ पे, वोस्टस लेटरलिस जो मसल होती है वहां पर। और और देखिए इस वैक्सीन को जो है वो यूनिवर्सली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर यूआईपी के अंदर 2007 में इसको इंक्लूड किया गया था बाय डब्ल्यूएचओ ने, उससे पहले ये इंक्लूड नहीं था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सी। थर्ड वन हेपेटाइटिस सी। ठीक है, इतना इसी के लिए इसको थोड़ा ब्रीफली समझा रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू बनते हैं इसके, हर टाइप ऑफ हेपेटाइटिस में से एमसीक्यू बनते हैं। हर टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जीआई सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब सेल्फ स्टडी करो तो भी ध्यान में रखना। तो देखिए फर्स्ट वन हेपेटाइटिस को क्या कहा, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। सेकंड वन को क्या कहा, सीरम हेपेटाइटिस। इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। इस हेपेटाइटिस को हम क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सी वायरस से फैलता है इसलिए इसको नाम क्या दिया, हेपेटाइटिस सी। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड प्रोडक्ट के बाद में लगाने के बाद में ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट। ठीक है, ब्लड प्रोडक्ट को लगाने के बाद में अगर हेपेटाइटिस हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस सी हुआ है मोस्ट कॉमन वहाँ पे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। एमसीक्यू पूछा गया है। अच्छा, तो ये पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस अपन किस में करवाते हैं, किसी भी केस में करवा सकते हैं, बट देखो एक कंडीशन होती है हीमोफीलिया। यहाँ पे अपना क्या रहता है, रैपिड रैपिड या फिर अर्ली अपन क्या जल्दी जल्दी अपन क्या करवाते हैं, ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं ना, तो इन हेमोफीलिया वाले पेशेंट को जो है वो हेपेटाइटिस सी होने की रिस्क यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो आईवी ड्रग्स यूजर्स वगैरह हैं ये भी अपने कैसे फैल सकता है, जैसे हेपेटाइटिस बी फैला उसी प्रकार से हेपेटाइटिस सी भी फैल सकता है। ठीक है, बट हेपेटाइटिस बी जितना ये ट्रांसफरेबल नहीं होता है, लाइक हेपेटाइटिस बी तो हर तरीके से फैलता है, बट यहाँ पे जो है वो एक तो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हो गया मोस्ट कॉमन। ठीक है, इसके बाद में जो है वो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से फैल सकता है। तो जैसे हेपेटाइटिस बी के अकॉर्डिंग ही ये है। ठीक है, तो ये भी अपन बोल सकते हैं ब्लड बोन प्रॉब्लम हो सकती है जिस प्रकार से हेपेटाइटिस बी, जिस प्रकार से हेपेटाइटिस सी। ठीक है, रिस्क फैक्टर के अंदर देख लिया हमने, हेल्थ प्रोफेशनल हो सकते हैं और हीमोफीलिया वाले पेशेंट हो सकते हैं। इसके बाद में देखिए इसका डायग्नोसिस के लिए अपन क्या करेंगे, हेपेटाइटिस सी वायरस के खिलाफ क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी अगर हमने डायग्नोस की है तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है उसको। ठीक है, एचसीवी एंटीबॉडी अपन यहाँ पे देखते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 15 to 70 डेज तक। अच्छा, और हेपेटाइटिस सी बी का कितना होता है, 30 to 160 डेज तक। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 50 to 70 डेज तक। नेक्स्ट फोर्थ वन टाइप ऑफ हेपेटाइटिस कौन सा होता है, हेपेटाइटिस डी।
ठीक है। हेपेटाइटिस डी, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, ये भी कैसा होता है, आरएनए एक्सेप्ट बी, ओनली एंड ओनली हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो एक प्रकार का डीएनए वायरस है। बाकी के सारे हेपेटाइटिस के वायरस कैसे हैं, हेपेटाइटिस आरएनए वायरस है। ठीक है, हेपेटाइटिस डी उन्हीं को होता है जिनको हेपेटाइटिस बी यहाँ पे देखने को मिलता है प्रीवियस के अंदर। ठीक है, मोस्ट कॉमन यही इसका रहता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, 7 to 8 वीक्स यहाँ पे इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है ट्रीटमेंट के लिए। इसकी भी क्या आती है, वैक्सीन वगैरह आती है। और डायग्नोसिस करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, हेपेटाइटिस डी एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं एंड एंटी हेपेटाइटिस डी वायरस एंटीबॉडी अपन देख सकते हैं। इसके बाद में फिफ्थ वन एंड लास्ट वन, हेपेटाइटिस ई। यहाँ से खूब सारे एमसीक्यू बनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कैसा है, वाटर बोर्न वायरस है, तो मतलब कैसा हो सकता है, इसका भी रूट क्या हो सकता है, फीको ओरल रूट। लाइक हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई कैसा है, एक दूसरे के समान यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है इनका। और हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी, ये तीनों का ट्रांसमिशन एक होता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, फीको ओरल रूट से भी ये फैलता है। नेक्स्ट, इसका इंक्यूबेशन पीरियड एग्जाम में पूछा जाता है तो 15 to 65 डेज तक। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं, डायग्नोसिस के अंदर एंटी हेपेटाइटिस ई वायरस की एंटीबॉडी अपन देख सकते हैं डायग्नोसिस के अंदर। अब देखिए, हेपेटाइटिस ई की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये इट इज़ मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी। ये भाई एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है कि हेपेटाइटिस कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस है जो मोस्ट डेंजरस होता है प्रेगनेंसी के अंदर, तो हेपेटाइटिस ई क्यों है यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो है वो मोर्टालिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो फीटस होता है वो उसकी भी डेथ हो सकती है इसकी वजह से। प्रिवेंशन के लिए अपन लगा सकते हैं हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, अपन क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंशन के हिसाब से काम में लिया जा सकता है। तो अपने इस एमसीक्यू का क्या आंसर निकला है, कंटामिनेटेड फूड से क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, पेनक्रेटाइटिस और हेपेटाइटिस। ठीक है, दो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने सोल्व कर लिया है। इनसे जितने भी एमसीक्यू निकलते हैं वो सब हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बाकी इसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं, जिस प्रकार से फैलता है, उसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसके नर्सिंग केयर के अंदर आपसे अगर एमसीक्यू पूछे तो वो यहाँ पे करेक्ट करके आने हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना। बाकी के आप आरएनसीसी की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। हेपेटाइटिस से रिलेटेड एक्स्ट्रा एमसीक्यूज वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट सोल्व करवा दिया है। यहाँ पे इस टॉपिक से बाहर आपको एमसीक्यू नहीं देखने को मिलेगा, और अगर देखने को भी मिलता है तो आप इसको सोल्व कर दोगे, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ आपको लेके। क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है आज, तो साथ साथ में आपने नोट्स भी बनाए हैं तो इसका रिवीजन भी कर लेना एक दो बार। एग्जाम में एमसीक्यू बनता है हेपेटाइटिस से। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी हम चला रहे हैं। प्राइस भी हमने एकदम अफोर्डेबल रखी है। एक टेस्ट हम लाइव करते हैं मॉर्निंग में, एक टेस्ट लाइव करते हैं इवनिंग में। ठीक है, और 150 टेस्ट हमने बनाए हैं एम्स नोटसेट के लिए 2023 के लिए। तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में आने ही आपके टेस्ट सीरीज ही आनी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज के अंदर एमसीक्यू वगैरह रहते हैं, एमसीक्यू ही आएंगे आपके एग्जाम में। इसलिए थ्योरी से ज़्यादा अच्छा है एमसीक्यू प्रैक्टिस करो साथ साथ में। और थ्योरी तो अपन यहाँ पे कंप्लीट कर ही रहे हैं साथ साथ में। थ्योरी मीन्स अब थ्योरी के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वन बाय वन अपन लाइन टू लाइन थोड़ी पढ़ रहे हैं, अपन एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एमसीक्यू कौन सा बन सकता है, इत्यादि स्टेज से कौन सा एमसीक्यू बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एमसीक्यू बनते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो कि होगी कल, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।